welcome back, students, to our next class of modern and applied physics. In this lecture, we will see about the Compton effect, uh, which is very basic concept in modern physics as well as in applied physics. Okay, so before going to start our topic today, I want to revise you to about the covered topic we have taken in previous lecture. Okay, so here I am going to open our syllabus of modern and applied physics, which is this subject is the subject of third year BSc. Okay, so you can see here the yellow shaded portion. You can see the yellow shaded portion we have completed already, and today we will see the Compton effect, and also we will see about the experimental verification of the Compton effect. Okay, so what is Compton effect, and what experimental verification we have to understand the Compton effect. Okay, so here I am going to start the topic, the Compton effect here. Okay, so you can see in your screen the topic Compton effect. Okay, so I'm going to open it in Paint. Okay, so what is the Compton effect? Okay, first of all we have to understand this, what is the Compton effect, and on which concept it based on. Okay, so what is the definition here? What is the definition here? The effect of that is observed when X rays or gamma rays are scattered on a material with an increase in wavelength. Okay, इफ वी होता क्या है कि हमको इफेक्ट देखना है, क्या देखना है हमको? इफेक्ट देखना है कि एक्स रेस और गैमा रेस, या एक्स रे हो या गैमा रे हो, वो स्कैटर्ड होता है किसी भी मटेरियल के ऊपर। अगर हम लोग उसको स्ट्राइक करते हैं या फिर उसको इंसिडेंट करते हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, तो क्या होता है वो स्कैटर हो जाता है। ठीक है ना, तो उसके वेवलेंथ में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, ये हमको देखना है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर? कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो कॉम्पटन जो थे, अर्थर कॉम्पटन, कॉम्पटन ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हुए थे 1922 में। ठीक है, इनका ये जो एक्सपेरिमेंट था बहुत ही फेमस हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा हुआ था कि एक्स रेस या गैमा रेस जब हम लोग किसी भी मटेरियल पर, जैसे कि ग्रेफाइट का अगर मटेरियल हो, अगर उसके ऊपर हम लोग एक्सरे या गैमा रे को इंसिडेंट करवाते हैं, तो उसके स्कैटर होने के बाद में जो उसका वेवलेंथ है उसमें लिटिल बिट उसमें चेंजेस आते हैं। तो वही हम लोगों को इस इफेक्ट में देखना है। उसी को हम लोग वो जो इफेक्ट होता है स्कैटरिंग का, ठीक है ना, जिसके कारण वेवलेंथ चेंज होती है थोड़ी सी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्पटन इफेक्ट। तो ये बात ध्यान में रखना है कि हमको चेक करना है कि जो अगर कोई वेव है किसी मटेरियल के ऊपर, अगर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? स्ट्राइक करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? स्ट्राइक करवा रहे हैं। तो वो क्या हो रही है? स्कैटर हो जा रही है। ठीक है ना, तो इसका वेवलेंथ और स्कैटर्ड रे का जो वेवलेंथ होगा, ठीक है ना, इनका हमको डिफरेंस देखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो हमको देखना क्या है? लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा मीन्स डेल्टा लैम्बडा। क्या? डेल्टा लैम्बडा, ये हमको देखना है। ठीक है, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले इसका थोड़ा सा एस्पेक्ट हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। सो देखो, अर्थर कॉम्पटन जो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट किया हुआ था 1922 में। ठीक है,
सो ड्यूरिंग द स्टडी, जब वो स्टडी कर रहे थे, कॉम्पटन फाउंड दैट वेवलेंथ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो जब वो एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म कर रहे थे, तो उस समय उनको ये ऑब्जर्वेशन आया कि वेवलेंथ डिपेंड नहीं करती है किसके ऊपर, जो भी हम लोग रे या फिर कोई भी फोटोन अगर हम लोग इंसिडेंट करवा रहे हैं किसी भी मटेरियल के ऊपर, उसके इंटेंसिटी से उसको कोई मतलब उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है कि उसका इंटेंसिटी के हिसाब से उसका वेवलेंथ चेंज होगा, नहीं। ठीक है ना। तो वेवलेंथ जो है वो इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी से, ठीक है। और दूसरी बात चीज, इट इज डिपेंडेंट ऑन द एंगल ऑफ द स्कैटरिंग एंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट बीम। और उन्होंने दूसरा ये देखा कि किस एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल ये डिपेंड करता है कि उसका जो वेवलेंथ है वो कितना चेंज होगा, ठीक है। उसका वेवलेंथ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो ये एंगल बताता है, ठीक है, ना कि इसकी इंटेंसिटी बताती है, ठीक है। तो ये उन्होंने दो ऑब्जर्वेशंस कॉम्पटन ने देखे थे जब वो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, या फिर जब वो ये एक्सपेरिमेंट या इस इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। तो उनका दिया हुआ जो इक्वेशन था वो ये था, देखो, लैम्बडा डैश, ओके, माइनस लैम्बडा, ठीक है, इसी को हम लोगों ने क्या बोला हुआ था ऊपर, डेल्टा लैम्बडा, ठीक है, ठीक है। और ये क्वांटिटी कितनी होती है, एच अपॉन एम नॉट सी multiplied by this quantity 1 minus cos theta. Okay, so this is the equation given by the Compton, Arthur Compton in 1922. Okay, तो ये है जिसमें कि ये जो थीटा है ये क्या है, एंगल एट विच रेडिएशन स्कैटर्ड, मतलब ये वाला जो एंगल था इसी को क्या बोला हुआ है, एंगल एट विच रेडिएशन स्कैटर्ड। और ये क्या है, एम नॉट, ये है आपका रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, एंड व्हाट इज दिस इज अ कॉम्पटन वेवलेंथ नाउ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मीन्स इसको क्या बोला हुआ है, कॉम्पटन वेवलेंथ, सी स्टैंड्स फॉर द कॉम्पटन। ओके, अभी ये देखिए ये क्या है, लैम्बडा डैश और लैम्बडा क्या है, रेडिएशन स्पेक्ट्रम पीक्स है, ठीक है ना। तो जो उन्होंने जो ग्राफ बताया हुआ था, वो ग्राफ हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, केवल हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअल में चेंजेस क्या है बस, ठीक है। तो उन्होंने जो ग्राफ देखा हुआ था उसके अंदर एक ये आया था, पहले तो ये सपोज दिस इज लैम्बडा का पीक और ये लैम्बडा डैश का पीक, ओके, दिस योर लैम्बडा डैश पीक, दिस योर लैम्बडा पीक, ओके। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया था उनके एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। उनके अजम्पशंस क्या क्या थे, चलो आइए देखते हैं व्हाट इज द अजम्पशन। तो अजम्पशन क्या था उनका, कॉम्पटन अप्लाइड Einstein's quantum theory of light with that assumption that the incident photon possesses momentum in addition to the energy, ठीक है। तो उनका बोलने का मतलब ये था कि जो आइंस्टाइन ने जो बताया था कि जो लाइट है वो एक क्वांटम वेव फॉर्म में होती है, मतलब लाइट जो है कि एक बंच ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है ना, क्या होती है, बंच ऑफ एनर्जी होती है, ये उन्होंने उनका एक अजम्पशन लिया था। और और जो मोमेंट और जो फोटोन है, ये जो बंच ऑफ एनर्जी है, बंडल ऑफ एनर्जी है, इसको कुछ मोमेंटम भी होता है, ठीक है ना। तो मोमेंटम भी होता है इसको, ठीक है। ये आइंस्टाइन का उन्होंने लिया हुआ था। तो उनका जो पहला वाला अजम्पशन था उनका ये अजम्पशन था उनका कि द बीम ऑफ इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक एक्स रेस ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू consist of streams of photon, each of energy is E nu, E is equal to H nu, ठीक है, E is equal to H nu। तो देखो जो भी इंसिडेंट वेव होगी वो क्या होनी चाहिए, सबसे पहली बात तो मोनोक्रोमेटिक, ऐसा उनका अजम्पशन था कि मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मीन्स ऑल द वेवलेंथ ऑफ द रे इज सेम, ओके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक। तो एक्स रे है तो उसकी वेवलेंथ सेम ही होगी, ठीक है ना। और उसकी फ्रीक्वेंसी है, एक्स रेस की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। तो उन्होंने क्या किया था, वो स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स क्या किया था, इतनी एनर्जी के साथ में और इतने मोमेंटम के साथ में ट्रैवलिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द बीम विथ वेलोसिटी सी, ठीक है। तो वो जो स्ट्रीम था फोटोन का, उन्होंने ट्रैवल करवाया एक डायरेक्शन में, ठीक है, कितने वेलोसिटी के साथ, सी, सी क्या है, लाइट ऑफ द वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर
सेकंड उसकी वैल्यू होती है, और इतने मोमेंटम के साथ, ठीक है क्या, इतने मोमेंटम के साथ में और इतनी एनर्जी के साथ में। द स्कैटरिंग इज ड्यू टू द इलास्टिक कोलिजन, इनका दूसरा जो अजम्पशन था, द स्कैटरिंग इज ड्यू टू द इलास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट, हेंस द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम होल्ड गुड इन द स्कैटरिंग प्रोसेस। इनका जो दूसरा अजम्पशन ऐसा था कि जो स्कैटरिंग हो रही है वो क्या हो रही है, जो वहाँ पे स्कैटरिंग कब होगा, जब कोलिजन होगा तब। तो कोलिजन दो टाइप की होती है, एक इलास्टिक और इलास्टिक। इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिक में नो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, मतलब उसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। लेकिन इन इलास्टिक रहा तो उसमें एनर्जी का लॉस होता है। अगर पहले कुछ एनर्जी है और स्कैटरिंग के बाद में उसकी कुछ अलग एनर्जी होगी। लेकिन ये कोलिजन कौन से टाइप का है, ये कोलिजन आपका इलास्टिक टाइप का है, ठीक है। इसका मतलब इसमें एनर्जी का कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है। तो इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन में फर्क है, ठीक है। तो इलास्टिक कोलिजन होता है किसके बीच में, फोटोन और फ्री इलेक्ट्रॉन, वो भी रेस्ट में है जो इलेक्ट्रॉन, उसके साथ में उसका कोलिजन करते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दोनों कंडीशन वेल सेटिस्फाइड होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए आगे, इसके आगे हम लोग देखते हैं। इसके आगे है आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। अभी ये सब तो था, क्या था ये सब, अभी अभी हम लोगों ने जो स्टडी किया वो क्या था, वो था आपका अबाउट द थ्योरी ऑफ द कॉम्पटन इफेक्ट। क्या था वो थ्योरी थी जो अभी हम लोगों ने ये देखी यहाँ पे, कि भाई ये उनका डेफिनेशन उन्होंने जो बनाया हुआ था, उसके बाद में उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस किए वो, उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो, ठीक है। उसके बाद में उनके दो जो अजम्पशंस थे, दो की बेस्ड थे आइंस्टाइन क्वांटम थ्योरी के ऊपर, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी इसके बाद में हम लोग इसका क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखेंगे और इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, ठीक है ना। तो डेरिवेशन के थ्रू हम लोग एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए अभी यहाँ पर क्या है, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट है, ठीक है। अब देखो चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी इसको वेरीफाई करते हैं। तो देखो ये ऐसी कंडीशन है, ओके। तो एक हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स क्या कर रहे हैं, किसी ग्रेफाइट मटेरियल के ऊपर डाल रहे हैं जिसके अंदर की एक क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ पर फोटोन आ रहा है, एक फोटोन आ रहा है, ठीक है, मोमेंटम p के साथ में और एनर्जी h न्यू के साथ में। और किसके साथ कोलाइड हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या हो रहा है, वो कोलाइड हो रहा है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के साथ में वो क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है, ठीक है। तभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस में है, एट रेस्ट है, जिसकी एनर्जी ई नॉट है, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पर वापस अभी क्या हो रहा है कि जब इसके साथ में कोलिजन हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ कि रे क्या हो गई, स्कैटर्ड हो गई, ओके। रे क्या हुई, स्कैटर्ड हो गई, वन यहाँ पे, ठीक है। स्कैटरिंग जो हुई है अभी हम लोग देखेंगे। तो स्कैटरिंग में देखो क्या हो रहा है कि इंसिडेंट जो फोटोन है यहाँ पर ये स्कैटर्ड हो गया, ठीक है। कितना एंगल के साथ में, थीटा एंगल के साथ में। देखो यहाँ पे थीटा एंगल दिया हुआ है, ठीक है। थीटा एंगल के साथ में क्या हुआ, स्कैटर हो गया। तो स्कैटर होने के बाद में उसकी एनर्जी कितनी हो गई, एच न्यू डैश। कितनी एनर्जी हो गई, एच न्यू डैश। और उसका मोमेंटम स्कैटरिंग के बाद में कितना हो गया, ये एच न्यू डैश, ठीक है। उसके बाद में जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। रिकॉइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है तो इसका एनर्जी कितना होगा, इतना होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि पहले रेस्ट में था, उसके बाद में मोशन में आया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एम सी स्क्र एम जीरो सी स्क्र हो जाएगा। इसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जो ये फोटोन इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है उससे कुछ एनर्जी ये गेन करेगा। क्या करेगा, कुछ एनर्जी ये गेन करेगा, ठीक है। और गेन करने के बाद में उसके पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो
ओरिजिनल फोटोन है ये, वो क्वांटिटी है, और उसमें से वो जितना उसने गेन किया वो ये क्वांटिटी है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या होगी ये, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो इसको और अभी इसका डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करने में ही है। तो यहाँ पर देखो, कंसिडर दैट द इंसिडेंट फोटोन ऑफ एनर्जी ई एंड मोमेंटम h nu अपॉन c कोलाइड्स विथ एन इलेक्ट्रॉन दैट इज इनिशियली एट रेस्ट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि पहले एक फोटोन जो था एनर्जी ई के साथ में और मोमेंटम p के साथ में कोलाइड कर रहे हैं, किसके साथ में, जो इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था। सो इफ द फोटोन स्कैटर विथ अ मोमेंटम p, ओके, अगर फोटोन स्कैटर हो रहा है मोमेंटम p डैश एट एंगल थीटा व्हाइल द इलेक्ट्रॉन रिकॉइल्स विथ अ मोमेंटम p e, द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यील्ड्स। देखो मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि ये इलास्टिक कोलिजन है। क्या है ये, इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, एनर्जी और मोमेंटम का कंजर्वेशन वेल सेटिस्फाइड होता है। इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। तो देखो मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है यहाँ पे। देखिए पहले फोटोन का मोमेंटम इतना और इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कितना था। देखो फोटोन का मोमेंटम p, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था तो उसके पास कोई मोमेंटम था तो जीरो, इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम प्लस फोटोन का मोमेंटम p डैश। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन था इसको हमने ए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको रीअरेंज करते हैं। क्या करते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। तो कैसा करते हैं कि पी ई इज इक्वल टू, इस p डैश को क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, p माइनस p डैश। ठीक है, और इसका हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं तो इस होल ब्रैकेट का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है हमने। ठीक है, अब इसके आगे देखो, इसको अभी हम लोग इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद में क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2p इंटू पी डैश इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों आएगा, क्योंकि वहां पे किसी एंगल के साथ में क्या हुआ है, स्कैटरिंग हुई है। क्या हुई है, स्कैटरिंग हुई है, इसलिए वहां पे कॉस थीटा आना ही आना है। ठीक है, और इस p को क्या किया है हम लोगों ने, एक अलग फॉर्म में लिख लिया है। कैसे लिख लिया है देखो, h p इज इक्वल टू h न्यू अपॉन c, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जब इसकी p की वैल्यू आप लोग डालोगे h न्यू अपॉन c इस इक्वेशन के अंदर, तो आपको डेफिनेटली वाला फॉर्म मिल जाता है। ठीक है, सो यू हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक, यू कैन फाइंड दिस। ओके, आपको यही मिलने वाला है। बट द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज गिवन। ओके, बट द एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज गिवन। तो बिफोर जब रेस्ट में रहेगा तो उसके पास एनर्जी कितनी होगी, इतनी, और रिकॉइल होने के बाद में उसके पास कितनी एनर्जी हो जाएगी, ये इतनी। ये रिलेटिविस्टिक का नोटेशन है। रिलेटिविस्टिक में जो क्योंकि रिलेटिविस्टिक में ही हम बता पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होने के बाद में उसके पास एनर्जी कितनी है। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में ये एक्सप्लेन किया होता है, तो वहां से इसको मैंने डायरेक्ट इसको यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको और आगे सॉल्व करने के बाद में इसको, ओके, देखिए। ठीक है, तो अभी ये वाला जो था पिछला वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो पिछले वाले में क्या किया है, हाँ अभी ये वाला पिछला वाला हमने लिया हुआ था, इसके अंदर मैंने क्या किया, इस p की वैल्यू डाल दी है, पी ई स्क्वेयर, जो मैंने निकाला हुआ था यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या रख दी मैंने, ये इसके अंदर अब मैंने क्या की, इसमें रख दी। ठीक है, तो इसमें रखने के बाद में हमको कितना मिल रहा है, इसमें हमको पुट डाउन करने के बाद में कितना मिल रहा है, देखो हमको इतना मिल जाता है। कितना मिल जाता है, ये क्वांटिटी हमको मिल जाती है। ठीक है, अभी इसके बाद में देखो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वेल सेटिस्फाइड होती है इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, तो देखो ये फोटोन की एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एट द रेस्ट, ये फोटोन की एनर्जी आफ्टर द स्कैटरिंग, एंड दिस इज द रिकॉइल्ड एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो रिकॉइल्ड एनर्जी की वैल्यू हम लोगों ने इसमें रख दी। ठीक है, उसके बाद में इसकी वैल्यू हमने रख दी, ये इसकी वैल्यू हमने रख दी,
और इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या की, रख दी है। इसके बाद में इसको सॉल्व किया है। देखो सबसे पहले इसमें क्या करोगे आप लोग, ये जो है ये इसको आप राइट साइड में लेके आओ, माइनस में हो जाएगा। तो फिर h और ये h कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा। उसके बाद में इसमें अगर कॉमन निकालोगे इन तीनों टर्म में से, तो ये डिवाइड में यहाँ पर h आएगा। तो देखो यहाँ पर डिवाइड में h लिखा है, और इन दोनों में से h कॉमन निकाल लिया है। तो h कॉमन निकाल लिया, तो ये जो यहाँ पे h था वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ का एक h और यहाँ का एक h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको रिजल्टेंट वैल्यू ये मिलती है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ तक तो आप लोग आपके नोटबुक में सॉल्व करोगे तो यहाँ तक मिल जाएगा, लेकिन इसके बाद में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लेंदी है। इसको समझना, आप लोग इसको करोगे नोटबुक में तो आप लोग कर लोगे, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत, इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स यूज है। तो इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है, तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व किया हुआ है। तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स वी गेट, हम लोग इन दोनों का क्या करते हैं, अभी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर करने के बाद में आए, देखो स्क्वायर किया, ठीक है। तो इसका स्क्वायर ये अंडर रूट में था, तो इसका एज इट इज आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको सॉल्व करना है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है। आप लोग अगर अच्छे से करोगे स्टेप टू स्टेप तो आपको ये जमेगा। अदरवाइज you have to do various mistakes in this, and you will not get the proper result at the end, okay। so यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर होगा, और ये -2v/v डैश प्लस ये क्वांटिटी आएगी आएगी। जब आप लोग एक 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 देखो ये कैसा है, इस फॉर्म में है ना, ये देखो कौन से फॉर्म में है, ये देखो इस फॉर्म में है, a माइनस बी प्लस सी। जब आप इसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको ऑटोमेटिक वैल्यू मिल जाएगी। इसका स्क्वायर करोगे मतलब इसको दो बार इसको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस बी प्लस सी, ओके। इसको वापस मल्टीप्लाई करो ए माइनस सेम क्वांटिटी से, तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसको जमता नहीं है, करते नहीं है ना, प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग, तो आप लोगों को ये चीज़ मिल जाती है, ठीक है। और यहाँ से ये एज इट इज़ मैंने रखा हुआ है। तो ये जो मैंने रेड पोर्शन में दिखाया हुआ है, ठीक है, ये जो मैंने रेड पोर्शन में दिखाया हुआ है, ये एक्चुअल में कैंसल्ड हो रही है, ठीक है। ये क्या हो रही है, कैंसल्ड हो रही है राइट और लेफ्ट से, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके बाद में ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद में आपको कितनी वैल्यू मिल जाती है, इतनी वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। वापस देखो इसमें से ये टू इस टू को कॉमन निकालोगे तो ये राइट साइड में जो टू है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद में आपको कितना मिलता है, इतना। अब आप यहाँ तक पहुँच गए तो समझ लो फिर आप लोग बहुत नज़दीक हैं। अभी देखो इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, इतना हो जाएगा, ओके। फिर इसमें से ये दोनों कॉमन निकाल लो, निकाल लिया कॉमन, अंदर क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा। और इसमें से भी इसको और इसको कॉमन निकाल लो तो कितना बचा, ये देखो कॉमन निकाल लिया इन दोनों को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अंदर क्या बचा, v माइनस वी डैश। अब इसके बाद में देखो करना क्या है, इसको इधर लाओगे तो डिनोमिनेटर में आएगा, इसको इधर लाओगे तो h/m/e² हो जाएगा, और इसको इधर लाओगे तो इतना हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको हर एक टर्म्स के साथ में डिवाइड कर दो तो आपको इतना मिल जाता है, ठीक है। और ये वैल्यू एज इट इज़ है 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद में देखो इसकी वैल्यू रखनी है आपको न्यू की, तो न्यू की वैल्यू कितनी होती है, c/λ होती है। कितनी होती है, c/λ, ठीक है। तो 1/न्यू की कितनी होगी, λ/c, ठीक है। तो λ/c होगा तो c दोनों में से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ का एक c माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये c हो जाएगा केवल, और ये एज इट इज हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज योर शिफ्ट, वेवलेंथ शिफ्ट, ओके। दिस इज योर व्हाट, वेवलेंथ शिफ्ट, वेवलेंथ वेवलेंथ शिफ्ट, ओके। वेवलेंथ शिफ्ट बोलते हैं इसको,
ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ शिफ्ट। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है इसको हम लोग सीधा क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, और ये रिलेशन हमारा स्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, ओके। और इसमें जो ये लैम्बडा सी है, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, कितनी होती है, 0.02426 इतनी वैल्यू होती है। ठीक है, एंगस्ट्रॉन्ग में, एंगस्ट्रॉन्ग बोले तो 10⁻⁻10 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। ठीक है, मतलब वेरीफाई हो गया एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको एक दो बार रिवाइंड करके इसको देखो, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जाम्स ऑल्सो, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉम्पटन इफेक्ट के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इक्वेशन जो बताया हुआ है कॉम्पटन ने, वो कितना बताया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही है, और यहाँ पर जो आपका चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है ये तो हमने देख लिया। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉम्पटन इफेक्ट वो हम लोगों ने देख लिया। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी इसका हम लोगों ने क्या किया, देख लिया। तो यहाँ पर आपका ये पहला चैप्टर क्या है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू कंक्लूड दिस क्लास हियर। इफ यू हैव एनी डाउट you can mention your doubts in comment section. Okay.